बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फैज़ अहमद आपको खुशामदीद कहता है। ये हमारा आज सेकंड लेक्चर है, सब डिवीजन ऑफ जनरल, जिसमें हम शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, बाकी जो रह गए थे वो इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए इंशाल्लाह अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास कि व्हाट इज सेल्स बुक। सेल्स बुक से क्या मुराद है? इसका आंसर है इट इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये हमारे पास असल एंट्री की बुक है, इन विच ऑल क्रेडिट सेल्स आर रिकॉर्डेड, जिसमें हम हर किस्म की सेल को रिकॉर्ड करते हैं जो क्रेडिट पे हो, कि जो भी उधार सेल हो उसको यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। हमें इस बात का पता है कि यहाँ पे कैश सेल्स का जिक्र नहीं हो रहा, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो कैश सेल्स है उसको रिकॉर्ड किया जाता है कैश बुक के अंदर। तो अब यहाँ पे सेल्स बुक में जस्ट रिकॉर्ड करेंगे हम वो सेल जिसका रिलेशन क्रेडिट के साथ है, जो हमने उधार में बेची हुई है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक से क्या मुराद है? तो इसका आंसर है इट इज अ बुक। ये कैसी किताब है विच इज यूज टू रिकॉर्ड द गुड्स, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको यूज किया जाता है रिकॉर्ड करने के लिए द गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, कि वो चीजें, वो तजारती अशिया जिसको हमने सेल किया है वो क्रेडिट के ऊपर, एंड रिटर्न बाय द कस्टमर, और कस्टमर की तरफ से वापस आ गई। अब कस्टमर की तरफ से हो सकता है कि वो सेटिस्फाई ना हो, जो गुड्स उन्हें प्रोवाइड की गई है, सेल आउट की गई हैं, तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो सकता है कि डिलीवरी ना हो, तो इस वजह से उसने वापस कर दी। या ये भी हो सकता है कि जो कस्टमर है उसको जो हमने गुड्स भिजवाई थी एज ए सैंपल, तो सप्लाई के वक्त जो है वो सैंपल सेट के बाद हमने भेज दिया। तो कोई भी रीज़न हो, तो कस्टमर अगर सेटिस्फाई नहीं है, तो जो भी रीज़न हो, कस्टमर अगर सेटिस्फाई नहीं है, कस्टमर की तरफ से अगर गुड्स वापस आती हैं, तो हम जहाँ पे उसको रिकॉर्ड करेंगे उस बुक को हम कहते हैं वो सेल्स रिटर्न बुक है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज बिल्स रिसीवेबल बुक। इन द बिल्स रिसीवेबल बुक, the particulars of all bills receivable from debtors in order to have a brief history of each bill. When a bill is received from the debtor, the details of it are recorded in the bills receivable book. जो प्रीवियस चैप्टर था हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, उसमें हमने डिस्कस किया था बिल्स रिसीवेबल को एंड बिल्स पेएबल को। तो अब यहाँ पे उसी की बात करते हैं कि ये बिल्स रिसीवेबल बुक से मुराद ऐसी बुक है जिसमें हमारे पास जितने भी बिल्स हमने रिसीव किए हुए हैं, जिसकी अमाउंट हमने भी रिसीव करनी है, तो अगर पार्टीज को हमने कोई बिल्स उनसे रिसीव किए हुए हैं, उनकी अमाउंट भी रिसीव करनी है, तो हम उसका रिकॉर्ड अपने पास जहाँ पे मेंटेन करेंगे, हमारे जितने भी डेटर्स हैं, तो हर डेटर से जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, हमने उनको गुड्स सेल की हुई है या किसी भी कस्टमर से अगर कोई पैसा हमने लेना है, तो डेटर से जब उसके एक्सचेंज में अमाउंट की बजाय हमें बिल मिलता है, तो उस बिल को अगर हम अपने पास रिकॉर्ड में लेके आएंगे, तो ये इसकी स्पेसिफिक बुक है जिसको कहा जाता है बिल्स रिसीवेबल बुक, कि हर किस्म की इंफॉर्मेशन टोटल डिटेल इसमें रिकॉर्ड की जाती है। कस्टमर कौन है, कितनी अमाउंट उससे हमने रिसीव करनी है, डेट क्या होगी, तो जितनी भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन वो सारी की सारी इसमें रिकॉर्ड की जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज बिल्स पेएबल बुक। तो इसका आंसर है द बिल्स पेएबल बुक इज एम्प्लॉयड फॉर रिकॉर्डिंग ऑल बिल्स एक्सेप्टेड फॉर द पर्पस ऑफ हिस्ट्री ऑफ ईच सच बिल ड्रॉन बाय द क्रेडिटर इज एक्सेप्टेड। बिल्स रिसीवेबल की तरह बिल्स पेएबल बुक भी ऐसी बुक है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं हर उस बिल का जो हमने खुद एक्सेप्ट किया और जिसकी अमाउंट हमने पे करनी है। तो ये ऐसी बुक है जहाँ पे हर किस्म की इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं जिसका रिलेशन बिल्स पेएबल के साथ है, वो बिल जिसकी अमाउंट हमारे ऊपर ड्यू है, हमने पे करनी है। तो हमारे जितने भी हमने बिल एक्सेप्ट किए हुए हैं उसको जहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं उसको हम कहते हैं बिल्स पेएबल बुक है। द पर्टिकुलर्स ऑफ द सेम आर रिकॉर्डेड इन द बिल्स पेएबल बुक। तो जितनी भी डिटेल होगी, जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी उस बिल की, उसको जहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है उसको हम कहते हैं वो हमारे लिए बिल्स पेएबल बुक है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज डेबिट नोट। डेबिट नोट से क्या मुराद है? तो उसका आंसर है कि व्हेन द गुड्स आर रिटर्न, जब तजारती अशिया को, गुड्स को अगर वापस कर दिया जाए, और अलाउंस इज क्लेम्ड, या अलाउंस जो है वो क्लेम किया जाए फ्रॉम सप्लायर, सप्लायर से जिससे हमने गुड्स परचेज की थी, ऑन अकाउंट ऑफ रिसीट ऑफ अनसेटिस्फैक्टरी गुड्स, इंटीमेशन सेंड टू देम व्हिच इज नाउन एज डेबिट नोट। डेबिट नोट से मुराद है कि अगर हम गुड्स को जो हमने परचेज की हुई है सप्लायर से क्रेडिट के ऊपर, उधार के ऊपर,
तो अगर हम उन गुड्स को वापस कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं, या हम अलाउंस किसी किस्म की उसके अंदर कीमत के अंदर जो कमी है, रिडक्शन है, वो डिमांड करते हैं, वो क्लेम करते हैं किसी भी वजह से, हो सकता है कि जो गुड्स है वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ना हो हमारे, हम उससे सेटिस्फाई ना हो, तो उस हवाले से जो इंफॉर्मेशन सेंड की जाती है, भेजी जाती है सप्लायर को, तो उसके लिए जो नोट इशू किया जाता है उसको हम कहते हैं वो हमारे लिए डेबिट नोट है। हम इसको मज़ीद अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये हमारे सामने एक सैंपल है स्पेसिफिक डेबिट नोट का, जिसमें इस वक्त इंफॉर्मेशन की डेबिट नोट की स्पेसिफिक किसका नंबर है, तो बैलेंस ड्यू के जितने अमाउंट जो है वो भी ड्यू है, तो ये इशू करने वाले हैं, और यहाँ पे इशू किया जा रहा है कि जो पार्टी है, जो सप्लायर हमारे, जिसको हम इशू कर रहे हैं। और मेन चीज जो देखने वाली वो यहाँ पे है कि बेसिकली ये डेबिट नोट है जिसमें हम क्लेम कर रहे हैं कि हमने अमाउंट जो है वो क्लेम की है, पैसा हमने क्लेम किया, पैसा हमने जो सप्लायर उससे रिसीव करना है, तो हमारी तरफ से अमाउंट जो है वो ड्यू होगी, हमने अमाउंट अभी रिसीव करनी है। किस लिए रिसीव करनी है कि जो गुड्स हमने सप्लायर से परचेज की थी वो हम उनसे सेटिस्फाई नहीं है, तो हम उसको रिटर्न कर रहे हैं, उसके एक्सचेंज में हम कहते हैं कि हमने आपके गुड्स तो आपको भिजवा दी हैं, या अगर गुड्स अभी हमारे पास हैं लेकिन हम चूंकि उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो फिर आप जो हमें एडजस्ट करें, आप हमें उसके लिए कुछ रकम छोड़े, कुछ हमें अलाउंस दें। तो इस मकसद के लिए, इंटीमेशन के लिए, इतला के लिए जो उन्हें नोट भेजा जाएगा उसको कहा जाएगा डेबिट नोट है। तो अब जैसे यहाँ पे देखिए डेबिट नोट डेट, जो डेबिट नोट इशू किया जा रहा है उसकी डेट 5 सितंबर है। इसी तरह से आप यहाँ पे देखेंगे रेफरेंस इनवॉइस नंबर, ये रेफरेंस डेट देख लें कि जो रेफरेंस डेट है वो 3 अगस्त की है। 3 अगस्त 2017 को हम बता रहे हैं, इतला कर रहे हैं, इंटीमेशन दे रहे हैं सप्लायर को कि 3 अगस्त को हमने आपसे जो माल परचेज किया था, तो उस हवाले से हमें एडजस्ट किया जाए, हमने आपसे अमाउंट जो है वो भी रिसीव करनी है, अमाउंट हमारे लिए ड्यू है। तो इन डेट से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि 3 सितंबर को हमने जो गुड्स परचेज की थी, 5 सितंबर को इशू किया जा रहा है कि हमें क्लेम दिया जाए। ये क्लेम के लिए नोट इशू किया जाता है कि वो क्लेम जो हमने डिमांड किया है सप्लायर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज क्रेडिट नोट? इसका आंसर है इफ एक्सेसिव अमाउंट इज रिटर्न ऑन इनवॉइस, कि अगर अमाउंट ज़्यादा लिखी हुई है इनवॉइस के ऊपर और बायर रिटर्न द गुड्स, या जो बायर है खरीदार गुड्स अगर वापस कर देता है ड्यू टू एनी डिफेक्ट्स, किसी भी खराबी की वजह से, देन अ क्रेडिट नोट इज इशूड, तो फिर एक क्रेडिट नोट इशू किया जाएगा टू रेक्टिफिकेशन ऑफ ओवरचार्ज अमाउंट, कि जो जायद रकम लिखी हुई है उसको रेक्टिफाई किया जा सके, उसको तस्हीह की जा सके, उसकी दुरुस्ती की जा सके। तो सिंपल हम यूँ कह सकते हैं कि प्रीवियसली हमने जो डिस्कस किया था वो था डेबिट नोट, जिसमें जो बायर है वो इशू करता है कि हमें जो है वो कुछ रकम छोड़ी जाए, हमें हमने गुड्स आपको वापस की है, तो उस हवाले से हमें जो अमाउंट है वो लेस की जाए, वो बेसिकली हम पे क्लेम करते हैं। तो यहाँ पे क्रेडिट नोट इशू कौन कर रहा है? ये इशू करता है वो शख्स जो गुड्स को सेल किया है, वो शख्स जिसने गुड्स को सेल किया है। यहाँ पे बेसिकली जो सप्लायर है, जो क्रेडिट नोट है वो इशू किया जाता है सप्लायर की तरफ से, इसलिए इशू किया जाता है, वो आपके वो बताता है बायर को, खरीदार को, कि अगर तो उससे मिस्टेक कभी हो गई, हो सकता है उससे मिस्टेक हो गई हो कि उसने इनवॉइस के ऊपर अमाउंट ज़्यादा लिख दी है, बाद में उसको पता चला, या बायर ने उसे इंटीमेट किया, बायर ने उसे इतला दी, तो देन फिर उसको सेटिस्फाई करने के लिए, उसको रेक्टिफाई करने के लिए नोट इशू किया जाएगा, इसको कहा जाएगा क्रेडिट नोट है। या ये भी हो सकता है कि बायर गुड्स को रिटर्न करता है डिफेक्ट्स की वजह से, किसी खराबी की वजह से, या अनसेटिस्फैक्ट्री, वो समझता है कि सेटिस्फाई नहीं है, तो अगर गुड्स रिटर्न हो जाती हैं बायर की तरफ से, देन हम जो नोट इशू करेंगे उसको कहेंगे क्रेडिट नोट है, जिसमें हम बेसिकली रेक्टिफाई करते हैं कि हमने जो रिकॉर्ड है आपका वो अपने पास दुरुस्त कर लिया है। तो इसका स्पेसिमेन है हमारे पास क्रेडिट नोट का। क्रेडिट नोट इशू किया जा रहा है जिसमें हम देखें कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि माइनस किया जा रहा है कि जो अभी ड्यू अमाउंट है उसमें से हम -30 यूरो के, जिसमें अमाउंट जो है वो हमने डिडक्ट कर दिया है आपके रिकॉर्ड से। तो ये हमारा जो नोट है इशू किया जा रहा है क्रेडिट नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज काउंटर एंट्री?
एन एंट्री इन विच कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट बोथ आर इन्वॉल्व। कि ये ऐसा अकाउंट, एक ऐसी एंट्री है जिसमें कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों इन्वॉल्व होते हैं इन प्रिपेयरिंग कैश बुक, जब कैश बुक को तैयार किया जाता है। वन इज डेबिटेड एंड अदर इज क्रेडिटेड। अगर एक अकाउंट डेबिट हो और दूसरा अकाउंट अगर क्रेडिट हो तो इसको कहा जाएगा ये कंट्री एंट्री है। फॉर एग्जाम्पल, अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक, रकम डिपॉजिट करवाई जा रही है बैंक में, तो हमें पता है कि जब हम अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं बैंक में तो हम एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। तो अब जब हम रिकॉर्ड करेंगे इसको कैश बुक में तो दोनों साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा, डेबिट साइड पे भी रिकॉर्ड किया जाएगा और कैश बुक की क्रेडिट साइड पे भी। तो चूंकि दोनों साइड पे रिकॉर्ड किया जा रहा है, डेबिट पे और क्रेडिट पे, इसलिए इसको कहा जा रहा है ये कंट्री एंट्री है। इसका डबल इंदराज हो रहा है, दोनों साइड पे इंदराज किया जा रहा है, एंट्री इसकी दोनों साइड पे है। जैसे इसमें है स्पेसिमेन हमारे पास, इसमें हम देख सकते हैं कि ₹50,000 डिपॉजिट इनटू बैंक, 50,000 रुपया अगर बैंक में जमा करवाया जाए, डिपॉजिट करवाया जाए, तो हम जर्नल एंट्री पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। बैंक को अगर डेबिट करेंगे तो हमें कैश अकाउंट को करना पड़ेगा क्रेडिट। तो चूंकि इसका रिकॉर्ड दोनों साइड पे होगा, डेबिट साइड पे भी होगा बैंक कॉलम में, जबकि क्रेडिट साइड पे होगा कैश कॉलम में, इसी वजह से इसको कहा जा रहा है ये कंट्री एंट्री है। When country entries are passed, इसका आंसर है हमारे पास when cash is deposited into bank by office, जब कैश डिपॉजिट करवाया जाए बैंक में बाय ऑफिस, ऑफिस की तरफ से जब हम रकम डिपॉजिट करवाते हैं बैंक में तो इसको कहा जाएगा ये कंट्री है। When check is drawn for office use, या इसी तरह से अगर ऑफिस के इस्तेमाल के लिए, ऑफिस यूज के लिए रकम बैंक से निकलवा ली जाए, चेक इशू किया जाए तो हमारे पास अमाउंट आएगी, तो उस सूरत में हम एंट्री पास करें कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट, तो उस सूरत में भी ये कंट्री एंट्री होगी। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट आर अनप्रेजेंटेड और आउटस्टैंडिंग चेक्स। तो इसका आंसर है कि व्हेन द चेक इशूड, जब चेक इशू किया जाए, है रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, उसको हम रिकॉर्ड करें, दर्ज करें कैश बुक में बैंक कॉलम के अंदर, बट नॉट प्रेजेंटेड चेक टू बैंक, लेकिन इसको अभी पेश ना किया जाए, हम प्रेजेंट ना करें कि जिस पार्टी को चेक हमने इशू किया था हमने अपने पास उसको रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया, लेकिन जिस पार्टी को हमने चेक इशू किया था वो बैंक में गया ही नहीं, उसने चेक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया, तो इसलिए इसको कहा जाता है ये अनप्रेजेंटेड या आउटस्टैंडिंग चेक है। कि ऐसे चेक जिसको हम इशू कर दें, रिकॉर्ड कर दें अपने पास कैश बुक में, लेकिन जिस पार्टी को चेक हमने इशू किया है वो उसको पेश ना कर सके, प्रेजेंट ना कर सके बैंक को पेमेंट के लिए, तो इसको फिर कहा जाएगा ये अनप्रेजेंटेड या आउटस्टैंडिंग चेक। क्वेश्चन नंबर 25, डिफाइन अनक्रेडिटेड और अनकलेक्टेड चेक्स। तो इसका आंसर है चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक, कि ऐसे चेक हैं जिसको हम डिपॉजिट करवाते हैं बैंक में बट हैव नॉट गेट बीन कलेक्टेड, लेकिन अभी तक इनको कलेक्शन नहीं की गई। हमने बैंक में डिपॉजिट तो करवा दिए लेकिन अभी तक बैंक वालों ने इसकी कलेक्शन नहीं की, इसलिए इसको कहा जा रही है अनकलेक्टेड और अनक्रेडिटेड चेक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट आर ओमिटेड चेक्स। ओमिटेड कहते हैं भूल चूक के, ऐसे चेक्स जिसको रिकॉर्ड करना भूल गए हम। इसका आंसर कि व्हेन चेक्स आर रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स और डेटर्स, कि जब चेक्स रिसीव किए जाएं कस्टमर से या हमारे डेटर है जिससे हमें अमाउंट रिसीव करनी है, एंड एंटर इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, और इनको हम दर्ज कर लें अपने पास कैश बुक में बैंक कॉलम के अंदर, बट ओमिटेड लेकिन भूल जाएं टू बी पेड, हम उनको डिपॉजिट करवाना, बैंक में जमा करवाना। एंड सिमिलरली चेक्स रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इसी तरह से अगर चेक हमने रिसीव किए हों और उनको हम डिपॉजिट करवा दें बैंक के अंदर बट ओमिटेड, लेकिन हम भूल जाएं टू बी रिकॉर्ड इन कैश बुक, अपने पास कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल जाएं, तब भी इसको हम कहेंगे ये ओमिटेड चेक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज फेवरेबल एंड अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक। इसका आंसर है डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इज कॉल्ड फेवरेबल बैलेंस। कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस है वो फेवरेबल बैलेंस कहलाता है। फेवरेबल का मतलब कि हमारी फेवर में, हमारा पैसा, हमारे अमाउंट बैंक में डिपॉजिट है, तो इसलिए ये हमारी फेवर में है, इसलिए इसको कहा जाता है ये फेवरेबल है। एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इज कॉल्ड अनफेवरेबल, लेकिन अगर कैश बुक का बैलेंस क्रेडिट हो, बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो अगर क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक हो तो उसको फिर हम कहेंगे अनफेवरेबल, इट मीन्स कि हमारी फेवर में नहीं है,
हमने कर्ज लिया हुआ है, ये शॉर्ट टर्म का एक कर्ज है जो बैंक से हासिल किया जाता है, ये स्पेशल बिजनेस के लिए होता है, जिसको हम कहते हैं ये ओवरड्राफ्ट है। तो कैश बुक अनफेवरेबल बैलेंस से मुराद बेसिकली ओवरड्राफ्ट है कि हमने एक्सेस अमाउंट बैंक से विड्रॉ कर ली है। ये फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करता है बिजनेसेस को जिनके करंट अकाउंट है। तो ओवरड्राफ्ट हम ऑलरेडी डिस्कस करके आए चैप्टर नंबर 5 के अंदर, जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन का चैप्टर था उसमें ऑलरेडी हम इसको डिस्कस किया हुआ है कि व्हाट इज ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 28, राइट काजेज ऑफ डिसएग्रीमेंट ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। वजूहात बयान करें डिसएग्रीमेंट ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। कैश बुक एंड पासबुक में अगर डिफरेंस आ रहा है, फर्क आ रहा है, एक दूसरे से दोनों एग्री नहीं है, मुत्तफिक नहीं है, दोनों बुक्स का अगर फर्क है तो उसकी जो वजूहात है, उसकी जो डिस्क्रिपेंसीज हैं वो आप बयान करें। तो इसका आंसर है द डिफरेंस इन द टू बैलेंसेस यूजुअली अराइजेस फ्रॉम द फॉलोइंग थ्री काजेस। कि जो फर्क पाया जाता है दोनों बैलेंसेस के अंदर, कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस, तो इसमें जो फर्क आ रहा है तो आमतौर पर उसके लिए दरअसल थ्री वजूहात हैं। फर्स्ट वन, टाइमिंग। देयर मे बी गैप बिटवीन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन कैश बुक एंड पासबुक। हो सकता है कि गैप हो, फर्क हो, जब हम रिकॉर्ड करने लगे इंफॉर्मेशन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, हमारे अपने पास कैश बुक में हमने जब रिकॉर्ड किया है और जब हमने उसको भिजवाया बैंक में, तो उसमें अगर टाइमिंग का इशू आ गया, टाइमिंग में अगर फ़र्क आ गया तो हो सकता है इस वजह से भी फ़र्क आ जाए। फॉर एग्जांपल हमने अपने पास कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया और हमने चेक भिजवा दिया बैंक में, लेकिन जब बैंक हम पहुंचे तो पता चला कि बैंकिंग आवर्स ख़त्म हो गए हैं, तो अब वहाँ पे बैंक वाले उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो हमें वापस आना पड़ा। बैंक वालों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, बैंकिंग जो टाइम था वो ख़त्म हो चुका है, बैंकिंग आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो उस वजह से फ़र्क आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। नेक्स्ट इज ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन पास्ड विदाउट इन्फॉर्मिंग द अदर पार्टी। अगर हम ट्रांजेक्शन को, लेन देन को रिकॉर्ड कर लें जिसमें दूसरी पार्टी को इतला नहीं दी गई। समटाइम ये होता है हमने चेक इशू कर दिया, अपने पास रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन बैंक को उसकी इतला नहीं, क्योंकि जिस पार्टी को हमने चेक इशू किया हुआ है वो बैंक के पास गया ही नहीं पैसा निकलवाने के लिए, उसको विड्रॉ करने के लिए। तो उस वजह से हमारे पास तो ट्रांजेक्शन होगी लेकिन बैंक के रिकॉर्ड में उसकी कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी, इस वजह से कोई फर्क आ सकता है। एरर्स, हो सकता है गलतियां हो जाएं। देयर मे बी एरर्स कमिटेड बाय बैंक और बाय द पर्सन रिस्पांसिबल फॉर प्रिपेयरिंग द कैश। दोनों तरफ से गलती जो है वो कमिट से मुराद है सर्जद होना, दोनों तरफ से मिस्टेक्स हो सकती हैं, बैंक भी मिस्टेक कर सकता है। इस तरह से हमारे अपने पास तो ऑफिस के अंदर रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा हो सकता है, उससे भी इंफॉर्मेशन को जब रिकॉर्ड कर रहा है तो उस वक्त मिस्टेक होगी। क्वेश्चन है कि राइट द मेन पर्पसेस ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कि जो इसके मेन वजूहात हैं, जो इसके जो मेन मकासद हैं वो बयान करें। कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को तैयार करने के मेन मकासद आप तहरीर करें। तो इसका आंसर है इट हेल्प्स टू डिटेक्ट एनी मिस्टेक इन कैश बुक एंड पासबुक। ये हमें हेल्प करती है, हमें इसकी वजह से पता चल जाता है, हम डिटेक्शन करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं अगर किसी भी किस्म की गलती हो कैश बुक में या पासबुक के अंदर। नंबर 2, इट प्रिवेंट्स फ्रॉड इन रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन। ये हमें बचाती है फ्रॉड से। कब? जब हम बैंकिंग जो ये हमें बचा इट प्रिवेंट्स ये हमें बचाती है उन फ्रॉड से जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन में हो सकते हैं। रिकॉर्ड करते वक्त, बैंकिंग रिकॉर्ड को मेंटेन करते वक्त दोनों पार्टीज, चाहे बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या हमारे जो ऑफिस है उसके अंदर जो बंदा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, कैशियर या जो भी हमारा अकाउंटेंट है, तो अगर वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर रहा है तो दोनों पार्टीज, इधर पार्टी तो दोनों तरफ से हो सकता है कि फ्रॉड हो जाए। तो इससे ये भी है कि ये फ्रॉड से हमें बचाती है। थर्ड वन इसमें आ रहा है इट रिफ्लेक्ट्स द एक्चुअल बैंक बैलेंस पोजीशन। ये हमें बताती है कि इस वक्त हमारा जो बैंक में बैलेंस है उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, गिव स्केच ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंपल कॉलम कैश बुक। तो ये जो स्केच है ऑलरेडी हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, प्रीवियस जो हमारा लेक्चर है उसको आप देख सकते हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिया तो अभी यहाँ पे एक लिंक जाहिर होगा, इस पर क्लिक करके आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है इसके गिव स्केच ऑफ डबल कॉलम कैश बुक। तो ये सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, इसी तरह से थर्ड कॉलम है उसको भी हमने
ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं इस लिंक से जाके। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, अगर आपके जहन में किसी किस्म की कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन आप रेज करना चाहें, कोई क्वेश्चन आप लोग पूछना चाहें, तो आप उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप को यूज़ कर सकते हैं, या नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।